नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पतालों के बाहर मरीज तड़पते रहे। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें उखड़ने लगी। रेमडेसिविर जैसी दवाओं को हासिल करने के लिए लोग बदहवास भटकते रहे। सरकारें भी असहाय नजर आई। ऐसे में कुछ राजनेताओं ने आगे आकर जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन का प्रबंध कर लोगों की तरफ हाथ मदद का बढ़ाया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जमा करने का काम राजनेताओं का नहीं है। नेताओं द्वारा दवा बांटने के मामले में कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दवाइयों की जमाखोरी ठीक बात नहीं है। ऐसा न हो, कोर्ट ने नेताओं को निर्देश दिया कि अगर आप भला करना चाहते हैं तो जिन दवाइयों की जमाखोरी की है उसे सरकारी अस्पतालों में वितरण के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सौंप दें। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई अगली करेगा 24 मई को। आपको बता दें कि अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह पता लगाए कि नेता कहां से दवा लाकर इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही इस मामले की सही जांच करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा बताया गया है कि ये दवाएं जनता की भलाई के लिए खरीदी गई है, न कि सियासी फायदे के लिए। इसीलिए नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कोविड-19 दवाओं के अपने भंडार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सौंप देंगे। कोर्ट ने पुलिस के उस स्टेटस रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया जिसमें यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास समेत 9 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में क्लीन चिट दी गई है। अदालत ने कहा कि ये हमें स्वीकार नहीं है। वे कैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते हैं? राजनीतिक पार्टियां महामारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि नेता बड़ी मात्रा में कोविड-19 की दवाओं को खरीद रहे हैं और उन्हें वितरित कर रहे हैं, जबकि मरीज इन दवाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। याचिका में इस बारे में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अब जरूरी दवाओं की जमाखोरी पर लगाम लगेगी? तो सवाल बड़ा यही है। मुद्दा में आज हम इसी मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं कि हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की, सुनवाई के बाद जो नतीजे निकल के सामने आए, सवाल इस बात को उठाता है कि क्या अब दवाओं की जमाखोरी पर लगाम लग पाएगी? आपको बता दें कि लगातार कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी और जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी भी धड़ल्ले से हुई। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में संज्ञान लिया गया और ऐसे में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तमाम दिशा निर्देश दिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पतालों के बाहर मरीज तड़पते रहे। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें उखड़ने लगी। रेमडेसिविर जैसी दवाओं को हासिल करने के लिए लोग बदहवास हालत में भटकते हुए भी नजर आए। सरकारें भी असहाय नजर आई। ऐसे में कुछ राजनेताओं ने आगे बढ़कर जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन का प्रबंध का लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की जमाखोरी करना, कालाबाजारी करना, ये राजनेताओं का काम नहीं है। नेताओं द्वारा दवा बांटने के मामले में कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दवाइयों की जमाखोरी ठीक नहीं है। और आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एके जैन जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, जो कि एक्स डीजीपी है। बहुत स्वागत है आपका। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत स्वागत है। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि लीडर है कांग्रेस की। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य जी आपसे ही है, किस तरह से इसे देखते हैं? अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और ऐसे में क्या राजनीतिक फायदों के लिए दवाइयों की कालाबाजारी, जमाखोरी करना सही है क्या? नेहा जी, बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं इसको बहुत शर्मनाक मानता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपके संपर्क से यदि किसी को दवाई मिल रही है, अच्छी बात, लेकिन जिनसे आपका संपर्क नहीं है, यदि उनको आवश्यकता है
तो जो आपने अपने पास रख रखा है वो उन तक कैसे पहुंचेगा, वो दवाएं कैसे पहुंचेंगी, वो सिलेंडर कैसे पहुंचेंगे? वो व्यवस्थाओं को सरकारी तंत्र के साथ ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल। एक बहुत अहम और बड़ा सवाल यहाँ पर भी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही जो दवाएं बांटी जा रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है? आप तो मदद के लिए या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना पर्ची के, बिना उनके सलाह मशवरे के अगर दवाई दे दी जाती है तो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। सूर्य जी। देखिए नेहा जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बिगर प्रिस्क्रिप्शन के, बिगर डॉक्टर एडवाइस के यदि आप पैनिक में आकर बताई हुई अफवाहों के आधार पर कोई दवाई खा लेते हैं, ले आते हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो आपके शरीर का भी होगा। और साथ ही साथ अगर आप दवाई ले आए और उसको आपने स्टॉक कर लिया, स्थिति क्यों बिगड़ी? स्थिति इसीलिए बिगड़ी, पैनिक की वजह से बिगड़ी। लोगों ने चीजें स्टॉक की हैं, सिलेंडर स्टॉक किए हैं, दवाइयां स्टॉक की हैं, और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी छवि को चमकाने के लिए भी ये कार्य किया है। मैं आपका छोटा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर जी ने जब इस बात को ट्विटर पे डाला, इस बात को सार्वजनिक किया कि यदि किसी को आवश्यकता हो फेविफ्लू की तो वो हमसे संपर्क, तो वहां पर कोई दवाई स्टॉक नहीं की गई। ये वहां पर जिन जिन लोगों के पास में दवाइयां हैं अवेलेबल थे स्टॉक के पास में, उनकी जानकारी हमारे पास थी। लोग पर्चा लेके आ रहे थे, दवाई का पर्चा लेके आइए, अपना आधार कार्ड लेके आइए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, और उसके बाद आप उस दवाई को हम आपको अवेलेबल करवा देंगे कि आपको आवश्यकता है। लेकिन और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की यदि मैं आपको बात करूं, आम आदमी पार्टी के मंत्री सार्वजनिक है कि 630 सिलेंडर उनके पास मिले। एक विदेशी सहायताएं जो हमको मिल रही थी उनमें भी 50-50, 70-70 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर हमें आ रहे हैं और देशों से। उससे ज्यादा देखिए एक आम आदमी पार्टी के मंत्री के पास 630 सिलेंडर भी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं नवनीत कालरा जी, जो कि सोनिया गांधी जी से संबंधित हैं और आपका वो राहुल गांधी जी से बहुत परम मित्र भी हैं, और दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको दिल्ली के निर्माता का भी अवार्ड किया। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में लिखा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके विषय में भी ये बात उठी कि उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां उन्होंने अपने पास में स्टॉक की हुई थी, जो कि बहुत ही इनलीगल है, और बिगर किसी आधार पर, बिगर किसी सरकारी पर्चे के, डॉक्टर के पर्चे के वो दवाइयां वितरित कर रहे थे अपनी छवि जनता। ये बहुत शर्मनाक है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के नागरिकों की जान आप खिलवाड़ नहीं कर सकते अपने राजनीतिक छवि को। बिल्कुल महिमा जी, सवाल इस बात को लेकर है, खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी खिलवाड़ किया जा रहा था और किया जा रहा है अभी भी, यूं कहें। क्यों नियमों का पालन नहीं किया गया? क्या वजह इसके पीछे आप मानती हैं? बिल्कुल नेहा जी, ये सवाल बड़ा जायज है कि नियमों का पालन नहीं किया गया। एक महीना पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी का नाम इस बात में आया था और उन्होंने पुलिस के समक्ष जाकर खड़े होकर ये बोला था कि जो 60,000 रेमडेसिविर की इंजेक्शन की डोजेज उनके पास पाई गई हैं वो लोगों तक ही पहुंचा रहे थे। 60,000 अभी बहुत बड़ी बड़ी बातों में, बड़े ही अच्छे स्वर में भाजपा के प्रतिनिधि ने यहाँ पर बताया है कि बहुत सारी मात्रा में, और ये बताया है कि वो सोनिया गांधी जी से संबंधित हैं और राहुल गांधी जी से संबंधित हैं। आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल जिस प्रकार का काम कर रहा है वो तो कल की फेक न्यूज के बाद जाहिर हो ही चुका है। जो कांग्रेस के रिसर्च सेल के का नाम लेकर के जिस तरह के पर्चे उन्होंने निकाले हैं, उस पर तो हम जेपी नड्डा जी और संबित पात्रा जी के विरुद्ध एफआईआर करने जा ही रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात नेहा जी ये है कि भाजपा के जो साथी भाई यहाँ बैठे हैं वो जान लें कि हम तो सभी राहुल गांधी जी से भी संबंधित हैं और सोनिया गांधी जी से भी संबंधित हैं और अपने सभी नेताओं से संबंधित हैं, क्योंकि हम एक परिवार हैं, एक संगठन है और बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं।
और जनता के सेवा में हाजिर हैं। अभी जब ये बात बीवी श्रीनिवास जी के ऊपर आ गई, यूथ कांग्रेस के ऊपर आ गई, तभी अचानक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया भाजपा के लिए, जबकि हमें भाजपा के साथियों से कुछ सुनने को नहीं मिला देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में या गौतम गंभीर जी के बारे में। 1 महीना पहले से हम सवाल उठा रहे हैं कि गौतम गंभीर और देवेंद्र फडणवीस कौन से लाइसेंस के तहत अपने पास रेमडेसिविर के इंजेक्शन को संभाल करके रख रहे हैं। आज अगर वीवी श्रीनिवास वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर सरेआम वो वहां सेवा करते हुए वो दे रहे थे, बांट रहे थे, वो वहां पर देखा गया और कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है, न्यायालय ने अगर सवाल उठाया है, जायज सवाल है और हम अपने आप को रूल ऑफ लॉ के तहत मानते हैं, हम उसका जवाब देंगे, हम उसका जवाब दे भी रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल की है, उसमें हम बिल्कुल सहायक हैं, बिल्कुल उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। सूर्य जी क्या दिखा रहे हैं यहाँ फोन में? ठीक है, ये सूर्य जी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या कैमरामैन से कहिए जरा इस पे फोकस करेंगे प्लीज। पहचान रही हैं आप बहन जी ये कौन है इस फोटो में? पहचाना आपने कौन है इस फोटो में? ये आपके युवराज हैं और आपकी महारानी हैं और नवनीत कालराज जी हैं साथ। तो कांग्रेस का हाथ तो सदैव कालाबाजारियों के साथ रहा है और रहेगा। देश को 70 साल तक नेहा जी यदि यहाँ से तस्वीरें दिखाने का सिलसिला शुरू करना है तो फिर हम भी यही करते हैं। यदि यहाँ तस्वीरें दिखाने का और एविडेंस दिखाने का सिलसिला करना है, यदि इस बहस को इस स्तर पर लेकर जाना है तो फिर हम भी वही करते हैं। और रही बात, मैं देवेंद्र फडणवीस के विषय पर बात करना चाहूंगा जो हमारे पूर्व नहीं तस्वीरों में साथ होने से क्या कोई किसी के साथ हो जाता है क्या? सूर्य जी सवाल इस बात को लेकर भी है। नहीं आप मुझे बताइए कि अगर जब यहाँ पर कालाबाजारी की बात हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी की बात हो रही है सर, ये तो सभी के सामने है कि कहाँ पर और कौन कौन सी चीजें हुई हैं, ये तो किसी से छिपी नहीं है। गुजरात में अगर बीजेपी एक सेकंड महिमा जी मैं लौटूंगी आपके पास। गुजरात में अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय में अगर रेमडेसिविर बांटे जाते हैं बिना किसी जरूरत के, तो वो क्या है सर, मुझे बताइए ना सूर्य जी। देखिए नेहा जी, ये कोरी गप है कि भारतीय जनता सर जो तस्वीरें सामने आई, जो फोटोज सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, वो गप है क्या सर? हम तो बातों पे यकीन ही नहीं करते, हम तो तस्वीरों की बात कर रहे हैं। कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। रही बात देवेंद्र फडणवीस जी की, तो उन्होंने जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तब उन्होंने इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार को दी कि मेरे पास कि उनके कुछ मित्र थे जिनके पास में कि इस प्रकार की एजेंसीज हैं, तो उन्होंने सहायता के लिए, जनता की सहायता के लिए इतने इंजेक्शन का पड़े हुए, उनके जानकारों के पास पड़े हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को आवश्यकता हो तो वो यहाँ से आप ले लें। लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर आप बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऑन रिकॉर्ड सरकार ने 50,000 से ज्यादा रेमडेसिविर दिए थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट के अंदर कहा कि 2,500 इंजेक्शन उनको सिर्फ मिले थे। इस बात पे हाईकोर्ट ने उनको ठीक है जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं सर। देखिए कालाबाजारी या फिर राजनीतिक फायदों के लिए सर ये दवाइयां बांटना बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये जाहिर तौर पर दंडनीय है, और ऐसे में किस अपराध के तहत आता है जान लेते हैं सर। मैं फिर लौटूंगी सूर्य जी आपके पास। सूर्य जी मैं आऊंगी, पूरी बात चलिए जल्दी से रखिए अपनी बात। जब दिल्ली में ऑक्सीजन को केंद्र सरकार ने जितनी आवश्यकता दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बोली उससे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंची, तो वो क्यों पहुंची? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो नेक्सस था वो सिलेंडर का कालाबाजारी कर रहा था, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था, जिसको जब पकड़ा गया, जब कवरिंग हुई, उसके बाद से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक हो। तो आप ये चीज देखिए कि इसमें आपदा में अवसर के रूप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसको कैश किया है और ये बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है जैन साहब, ये समझाने की कोशिश करें सर। अक्सर ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि इस नेता के पास इतने रेमडेसिविर निकल गए, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर निकल गए, इतने जो मेडिकल उपकरण है वो निकल गए, एम्बुलेंस भी कई लोगों के घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। सवाल इस बात को लेकर है सर कि अगर इस महामारी में अगर इस तरह नेताओं के पास सब दवाइयों की जमाखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, या फिर इस तरह राजनीतिक फायदों के लिए उन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है या अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है, सर ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और किन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए?
देखिए, ये बहुत ही एक संकुचित एक विचारधारा है कि हम अपने जानने वालों को, अपने पार्टी के लोगों को कोई दवाइयां मुहैया करा दें। ये मैं मानने को तैयार हूं कि जो क्षेत्र के नेता होते हैं उनके ऊपर उनकी क्षेत्र की जनता का दबाव होता है कि हमको सिलेंडर उपलब्ध करवा दीजिए, उसमें मदद करना ये तो उचित है। कोई अगर कालाबाजारी के दृष्टिकोण से उसकी होल्डिंग कर रहा है, आपकी जानकारी में है, आपने कह के उसको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिया, उसको कुछ दवाइयां उपलब्ध करा दी, आपको मालूम है कि क्षेत्र के किस किस केमिस्ट के पास में, ड्रगिस्ट के पास में कौन कौन सी दवाइयों का स्टॉक है, वो रिलीज नहीं कर रहा है, आपने कह के दवाइयां उपलब्ध करवा दी या किसी को बेड दिलवा दिया हॉस्पिटल में, ये क्षेत्र के नेताओं से एक्सपेक्टेड होता है। पर वो ये उनसे कतई अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो जो बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है इस महामारी के दौर में, जिससे कि मेरी याददाश्त में नहीं हम कभी इस प्रकार की महामारी से गुजरे हैं, ना ही अन्य वक्ता गुजरे होंगे। तो ऐसे में बजाय इसके कि हम एक जनरल दृष्टिकोण लेके चलें और हम लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, जो बेसहारा लोग हैं जिनको की उसकी आवश्यकता है उसकी मदद करें, बिल्कुल, उसमें अगर हम होर्डिंग करेंगे या राजनीतिक फायदा उठाएंगे तो जाहिर तौर पे सरासर गलत है। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। सूर्य जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, भले ही वो लोगों का फायदा उससे पहुंचा रहे हो, लोगों को इससे फायदा दे रहे हो, लेकिन जब यहाँ पर नेताओं के नाम सामने आते हैं तो क्या यूं कहें कि प्रशासन या पुलिस भी इस पूरे मामले पे कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है? सूर्य जी, देखिए नेहा जी, ये विषय जो है वो वहाँ की सरकार का होता है। सरकार को, राज्य की सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस का कल्चर रहा है, उनके क्षेत्रों में इस विषय के ऊपर पूरा जो है फ्री हैंड दे दिया जाता है। और आप देखिए कि एक इन्वेस्टिगेशन कॉल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी डिटेल्स दी। क्राइम ब्रांच ने जब उनके इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे हरीश खुराना जी से और गौतम गंभीर, उन्होंने अपना बयान दिया, बयान रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कोई हो हल्ला नहीं। जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के लोगों को इसके लिए कॉल किया गया तो इनका पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया सरकार को बदनाम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के संग यदि इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हम बड़ी पोलाइटली, बहुत ही सम्मान के साथ इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये डीआईजी साहब भी इस विषय के संग मेरे साथ में सहमत होंगे कि भाजपा तो सदैव राष्ट्रभक्ति का चरित्र रहा है। हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं, हम तोड़ मरोड़ कर काम नहीं करते, लेकिन ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है कि वो सदैव मिसयूज करती है प्रशासन का। ठीक है, महिमा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। महिमा जी, क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि कांग्रेस के नेता तो इसमें लिप्त रहते हैं, लेकिन सरकार को बदनाम करने की, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है? ऐसा आरोप लग रहा है। का प्रयोग हुआ है नेहा जी। पहला शब्द प्रयोग हुआ है जो पसंदीदा शब्द है भाजपा का, सिस्टम। कांग्रेस का पूरा सिस्टम जो इनके आईटी सेल का है, जिसके खिलाफ हम एफआईआर कराने जा रहे हैं, उसी सिस्टम का प्रयोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। और दूसरा शब्द प्रयोग हुआ, हम सत्ताधारी पार्टी होते हुए ये जो गुमान है, ये जो अहंकार है, इसी को चकनाचूर करेगा ये देश बहुत जल्द। ये जो गुमान है, हम सत्ताधारी पार्टी हैं, देश के नागरिक हैं। पहले आप भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आते हैं और हम भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आते हैं। हमें जनता ही बैठाती है और जनता ही उतारती है कुर्सियों से। ये कौन सा अहंकार लेकर के भाजपा के प्रतिनिधि और भाजपा की सरकार इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज आपने नेहा जी प्रधानमंत्री जी के मन की बात अभी सुनी होगी, वो जो भाषण के माध्यम से कुछ ही देर पहले दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि तेजी से पॉजिटिव केसों में अधिक से अधिक पॉजिटिव केसेस आए। आप उस भाषण को दोबारा सुनिएगा, हमने तो ट्वीट किया है अभी। उन्हें यही, जिस प्रधानमंत्री को यही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं देश को,
वो कह रहे हैं तेजी से अधिक पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी आए, उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद उनका मानसिक संतुलन ये ठीक जो नहीं है। बचपना यहाँ पर ये कांग्रेस समझने के की बात प्रवक्ताओं का देख रहा नेहा हूं, जी, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो मैं बात बोल रही हूँ बिल्कुल अथॉरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रही हूँ। पार्टी के ये नेता बार बार मुझे पता नहीं क्यों हमारी बात को काटने के लिए आ जाते हैं। आपके अवसर में तो ठीक है, जैन साहब का रुख कर लेते हैं। नेहा जी आप संचालक हैं इस कार्यक्रम की, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति अपने अपने अवसर में बोले। ठीक है सूर्य जी सुन लेते हैं। सूर्य जी एक सेकंड महिमा जी, एक सेकंड। सूर्य जी 5 मिनट मांगते रहते हैं। सूर्य जी सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए ना। अगर कुछ कहना है तो हैंड रेज करिए, सर हैंड रेज करिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ये इनकी ऐसे नहीं। महिमा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से मुद्दे पे आइए, अपनी बात रखिए। ये उनकी संस्कृति ही नहीं है। मुद्दा ये है नेहा जी कि ना इनको मालूम है कि ये क्या कह रहे हैं, ना इनके पास कोई नीति है देश के लिए। इनके नेता जो हैं वो होर्डिंग करते हैं, और हमारे नेता मात्र 9 लोगों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हुए मिलते हैं, तो उनको गिरफ्तार करवा देते हैं ताकि देवेंद्र फडणवीस और गौतम गंभीर के पास जो हजारों डोजेस पाई गई उन्हें डिफेंड कर। ठीक है, जैन साहब का रुख करती हूँ। जैन साहब सवाल इस बात को लेकर है सर, जब राजनेताओं की बात आती है, नेताओं की बात आती है, भले ही आम जनता के भले के लिए वो कर रहे हो, रेमडेसिविर उनको जरूरत हो, डॉक्टर की नहीं प्रिस्क्रिप्शन हो तब भी वो दे रहे हो, ये सोच कर के अगली बार हमें वोट मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर कार्रवाई करने की बात आती है या फिर पुलिस प्रशासन को अपने कर्तव्य निभाने की बात आती है, क्यों हिचकिचाहट होती है नेताओं पर कार्रवाई करने में? नहीं, हिचकिचाहट नहीं होती है। देखिए, इस समय पुलिस फोर्स बहुत सी ड्यूटीज में एंगेज्ड है और इस समय लॉकडाउन का भी पालन करा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ पर इनोकुलेशन चल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज भी साथ के साथ चल रही हैं। इसके साथ साथ अब ये जब नेताओं का जब इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो तरह तरह के दृष्टिकोण आते हैं। देखिए, जो अभी हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, उन्होंने उसको कहा है कि ये गलत है। देखिए, दवाइयों को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप पेशेंट्स को बांट रहे हैं, कोई तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हमारे कंट्री में इस प्रकार की एक परंपरा चल रही है कि ओवर द काउंटर हमको दवाइयां मिल जाती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स मिल जाती हैं, हम उनकी होर्डिंग कर लेते हैं, हम उनको जो है वो लोगों को विन ओवर करने के लिए उनको बांट रहे हैं, उनको उसकी आवश्यकता है। जैन साहब सवाल इस बात को लेकर भी ऐसा दबाव रहता है क्या पुलिस प्रशासन पर, नेताओं पर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, कितना डंडा चलाना है कितना नहीं चलाना है, कितना दबाव रहता है, मुझे बताइए। नहीं, बड़े नेता अगर कोई इन्वॉल्व होंगे तो नेचुरली पुलिस दबाव में काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को हमारे कंट्री में बिल्कुल फ्री हैंड है कि किसी के खिलाफ भी शिकायत आ गई, किसी मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत आ गई तो आपने तत्काल उनकी अरेस्ट कर दी। ये हमारे कंट्री में इस प्रकार का सिस्टम अभी नहीं है। ये फॉरेन कंट्रीज में है, यूरोपियन कंट्रीज में है। वहां तो अगर आपने परमिशन ली है 10 लोगों के पार्टी में सम्मिलित होने की, 15 लोग हो गए तो पुलिस आई और आपने प्राइम मिनिस्टर का चालान कर दिया। बिल्कुल आइडियल व्यवस्था तो यही है। पर यह है कि ऐसे में लोगों से अपेक्षा की जाती है, जो नेता हैं उनसे और अपेक्षा की जाती है कि वो और अधिक जागरूक होंगे, लोगों को समझाएं कि भाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें, जबरदस्ती को बेड्स को ना घेर लें, जबरदस्ती अपने घर पर होर्डिंग ना शुरू कर दें ऑक्सीजन की। ये मेरे ख्याल से जो एक स्केर्सिटी हुई, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी भी हुई। हम ठीक से ऑक्सीजन का ऑडिट भी नहीं कर पाए, उसमें कालाबाजारी होने लगी। बहुत से लोगों ने अपने घरों पर सिलेंडर्स को होल्ड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इससे जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत हुई। बहरहाल चलिए, जाहिर तौर पर अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है और उसका आपने किस तरह से निर्वहन करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।